गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, एक एम्पियर्स का लॉ पढ़ा हुआ आपने कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ओ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, है ना। दिस इज एम्पियर्स लॉ, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। मैक्सवेल ने 1863 में देखिए क्या कहा कि ये जो एम्पियर्स का लॉ है ना, दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो मैक्सवेल ने इस लॉ की लिमिटेशन निकाल दी। उसने बोला कि ये लॉ जो है सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं है। इसे शो करने के लिए उसने क्या किया, ये एक कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर में जहाँ पे एक सेल लगा के और ये एक की लगा दी, है ना। तो ये एक बैटरी और की लगी। जैसे ही की को ऑन किया और इसमें आई करंट फ्लो किया, है ना, तो कैपेसिटर चार्ज होने लगा। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो मैक्सवेल ने क्या किया, दो लूप लिए। एक लूप जो है प्लेट्स के बाहर जिसे C1 बोला, और एक लूप जो है प्लेट्स के अंदर जिसे C2 बोला, है ना। तो जब उसने इस लूप के लिए एम्पियर्स लॉ लगाया तो इस लूप के लिए एम्पियर्स लॉ जो है बिल्कुल लग गया, है ना। लूप का नाम क्या है, C1। तो ये म्यू नॉट, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस C2 लूप के लिए यही लॉ उसने लगाया तो VDL म्यू नॉट, और इसमें तो करंट है ही नहीं क्योंकि वायर तो जहाँ तक ख़त्म हो गई, फिर वायर जहाँ से शुरू होती है, अंदर तो कैपेसिटर के बीच में कोई भी वायर वगैरह नहीं है, है ना। तो इसका मतलब इसमें यहाँ करंट ही नहीं है, तो ये जीरो हो गया। अब अगर दोनों को उसने कंपेयर किया तो उसने देखा कि ये दोनों लूप जो हैं उनकी राइट साइड इक्वल नहीं है, तो उनके ये लेफ़्ट साइड भी इक्वल नहीं हो सकती। इनको इक्वल बनाने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, उसने बोला कि हमें एम्पियर्स के लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करके उसने क्या बोला कि एम्पियर्स का लॉ कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ म्यू नॉट आई प्लस कोई चीज़ और भी ऐड होनी चाहिए, समथिंग, ठीक है। तो तब जाके ये एम्पियर्स का लॉ जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। तो इस समथिंग को उसने फाइंड आउट किया और वो समथिंग जो है एक किस्म का करंट ही आया, लेकिन वो करंट जो है वायर में नहीं है, उसको कंडक्शन करंट नहीं बोला जाएगा, इसलिए उसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया। इससे डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया हो गया। तो उसने क्या बोला कि जहाँ पर भी इस आई करंट आकर जहाँ पे पहुँचा, और ये आई करंट बिल्कुल जहाँ से जहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन जहाँ तो कोई वायर है नहीं, लेकिन करंट बिल्कुल कितना है, यही जहाँ पे प्लेट्स के अंदर भी उतना ही करंट है जितना करंट प्लेट के बाहर है, और जहाँ पे वापस वही करंट है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रही है वही मैग्नेटिक फील्ड जो बीच में भी बनेगी, है ना। तो जो सिर्फ इतना हो गया कि प्लेट के बीच, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी करंट है, उस करंट को कंडक्शन करंट नहीं बोला गया, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया, ठीक है। तो फिर इसी लॉ को उसने कैसे किया कि ये लिखा VD, ये आ गया म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट और आई की जगह पे ID। तो ये जो ID है ना, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इससे
डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया मिल गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया कि जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इन प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा था, है ना, जब इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब हो गया बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक टाइम पे बीच में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक करंट जनरेट होगा जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोला, क्योंकि उसको कंडक्शन करंट तो बोला नहीं जाएगा, कंडक्शन करंट होता है जो वायर में है, तो उस पर तो इसका मीन हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये विदिन द प्लेट्स ऑफ अ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। मैं चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। चार्जिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक टाइम पे बढ़ रही है, डिस्चार्जिंग के केस में कम हो रही है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो विद इन द प्लेट्स ऑफ अ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, इट मीन्स एक ऐसा करंट विच इज प्रोड्यूस विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और वो आईडी बोला गया उसको, और वो आईडी किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर मुझे उसकी डेरिवेशन निकालनी है तो बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है। अब देखिए कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ है ना। तो जब हर एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं जहाँ पे ये पुट करूँगा, क्यू पान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कैंसिल, क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए गाउस थ्योरम में आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू पान एप्सिलॉन नॉट हो गया। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों साइड पर, तो ये भी आ गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया, है ना। तो ये चीज़ तो यही रहेगी, डी फाई ई डी टी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होने से आपने उसे बाहर निकाल दिया डिफ्रेंशिएशन के। तो डी क्यू बाई डी टी इट मीन्स 1 upon एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टू, दिस इज करंट, तो मैंने उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। और जब आपने डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना होगा, एप्सिलॉन नॉट इसके साथ चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो देखा आपने, यही क्वेश्चन बन गए हमारे पास। तो ये था पूरा खेल कि डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो जहाँ पे छोटा सा आइडिया आपने रखा, क्या आइडिया रखा कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में भी करंट है। अगर आप प्लेट्स के बाहर देखें उतना ही करंट है जितना राइट साइड इस प्लेट के राइट साइड है। इसका मतलब हो गया यही करंट इधर से इधर पहुंच रहा है, लेकिन जहाँ पे तो कोई वायर है ही नहीं, तो हम ऐसा मानकर चलेंगे कि करंट जो है इधर से इधर गया जरूर, है ना। और उसे कंडक्शन करंट तो बोल नहीं सकते, उसे आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक टाइम पे चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से क्या हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो वहाँ पे एक वेव हम बोलेंगे जनरेट हो गई, है ना। इस केस में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो गया, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुँचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे दिया। इसका मतलब हो गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पहले ही छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन, साइनोसॉइडल वेरिएशन मीन हर एक टाइम पे चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ चेंज हो रही है। तो जब ये दोनों फील्ड जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वेरी कर रही हैं, है ना, उस समय क्या होगा, हमारे पास एक वेव जनरेट होगी और वो उन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर चलेगी। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया
कि अगर मैं आपको ऐसे लिखूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, और एक अगर वाई एक्सिस पे है एक जेड एक्सिस पे है, तो जो भी वेव जनरेट होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे चलेगी। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है या डायरेक्शन ऑफ द वेव है, ये आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। तो उसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हैं सिंपली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ आपने पढ़नी है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप ये बुक से पढ़ लीजिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपने थोड़ा सा स्पेक्ट्रम पढ़ना, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि सभी वेव्स को जहाँ तो किसी फिक्स ऑर्डर में लिखना, जहाँ तो सबसे कम वेवलेंथ लिखें, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ऐसे लिखें, या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। जैसे कलर, अगर मैं आपको बोलूँ तो इसे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर बोला जाएगा। दिस डजन मीन कि आप 7 के 7 कलर के नाम लेने हैं, उसे स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। ये क्यों स्पेक्ट्रम बोला? क्योंकि फिक्स ऑर्डर में सबसे कम वेवलेंथ, ज़्यादा ऐसे ही। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप एक फिक्स ऑर्डर में लिख दें तो उनको स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाएगा। तो मैं अगर सबसे पहले गामा रेज लिखता हूँ, सबसे वेवलेंथ कम, एक्स रे उससे ज़्यादा वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट उससे और बड़ी वेवलेंथ, है ना, विजिबल और बड़ी वेवलेंथ, इंफ्रारेड और बड़ी वेवलेंथ, माइक्रोवेव और बड़ी वेवलेंथ, रेडियो वेव। तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये 7 कलर थे विजुअल, ऐसे 7 के 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने फिक्स ऑर्डर में लिख दिया। उस फिक्स ऑर्डर में अगर आप लिखेंगे, उनको बोलेंगे कि ये क्या है हमारे पास, ये स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, है ना। इसी तरीके से इनकी थोड़ी बहुत और रोड से प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे, आपने 2-3 चीज़ें पढ़नी है इसमें। ये याद रखना कि वेवलेंथ की रेंज क्या है, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज क्या है, 2 पॉइंट ये जा रखेंगे। और तीसरा जा रखेंगे, इनके हर एक वेव के 1-1 2-2 यूज याद रखें, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे ये याद रखें कि ये कुछ वेव जो ऐसी हैं, ये किसने प्रोड्यूस की थी, जैसे गामा रेज किसने प्रोड्यूस की थी, वेकर्ल ने, एक्सरे रंजन ने, अल्ट्रावायलेट्स जो है रिटर्न है। इसी तरीके विजुअल का मेन सोर्स जो है सन है ना। ऐसे ही इंफ्रारेड रेज, हीट वेव्स भी बोला जाता है, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, है ना। इसी तरीके से 2-4 इनके यूज़ भी पढ़ लीजिए। और ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। इसमें मेन क्वेश्चन क्या आता है आपको कि आपको कोई वेवलेंथ दी गई होती है, आपको बोला गया होता है कि पहचानिए किसकी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये एक वेवलेंथ की रेंज है, बताओ किस इलेक्ट्रोमैग्नेट की होगी, तो आप बता देंगे कि ये एक्सरे की है ना। कैसे, जब इनकी वेवलेंथ का आपको आइडिया होगा तो आप उनकी रेंज को बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि वेवलेंथ आपने ऐसे जा रखना कि सबसे कम वेवलेंथ इसकी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी। तो 10 की रेज़ पावर -14 मीटर सबसे छोटी वेवलेंथ मानी जाएगी, है ना। तो अब गामा रेज की वेवलेंथ रेंज क्या है, अब जहाँ से शुरू करें 3 का गैप दे दें, आप बोलेंगे इतनी वेवलेंथ जो है ये गामा की होगी, ठीक है। अगर हम एक्सरे की बात करेंगे तो आप जहाँ से शुरू कर दें और उससे 3 और कम चला जाए, ये आ गया, इतनी जो है वो एक्सरे की होगी, ठीक है। अब 10 की रेज़ पावर -8 से शुरू करता हूँ और ये 10 की रेज़ पावर -7 पे ही ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि विजुअल की याद रखें, विजुअल की 10 की रेज़ पावर -7 मीटर से शुरू होती है, 10 की रेज़ पावर -7 मीटर तक ही। अगर हम डिफरेंस देना होगा तो जहाँ 4 और जहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि सबसे कम रेंज है विजुअल की। और उसके बाद वापस 3-3 का गैप बढ़ाते जाएं, विजुअल के बाद इंफ्रारेड, फिर आप 10 की रेज़ पावर -7 से शुरू कर दें, वापस 3 का गैप दे दें, 10 की रेज़ पावर -4 मीटर। इंफ्रारेड के बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो फिर 10 की रेज़ पावर -4 से शुरू करें माइक्रो के लिए, 10 की रेज़ पावर -1, फिर 10 की रेज़ पावर -1 से शुरू कर दें, अब 10 की रेज़ पावर प्लस का आ जाए। देखिए पॉजिटिव में आ गई वेवलेंथ, तो सबसे बड़ी वेवलेंथ मानी जाती है जी, है ना। अगर हम फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो आप याद रखें, सबसे कम फ्रीक्वेंसीज़ वेवलेंथ इसकी है तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ की होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ अगर आपने बोलना तो 10 की रेज़ पावर 20 हर्ट्ज़, और बिल्कुल इसका भी 3 यूनिट कम कर दें,
10 की रेज़ पावर 19 हर्ट्ज़, है ना। अगर नहीं भी होगा तो आप फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर किसी भी वेवलेंथ को आपको पता है फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो C बाई लैम्डा, C की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, लैम्डा आप पुट करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वेवलेंथ जो है इतनी है, बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रखेंगे 10 की रेज़ पावर 4 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की रेज़ पावर माइनस 10 मीटर, है ना। तो 3 जीरो ये आ रहे हैं, ये बन जाएगा 10 की रेज़ पावर माइनस 7 मीटर, राइट। या मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, और मीटर पर सेकेंड ये C आ गई, और लैम्डा कितना दिया है 4 इंटू 10 की रेज़ पावर माइनस 7। तो देखिए ये 3/4 जब ये ऊपर चला जाएगा 10 की रेज़ पावर माइनस 15 हर्ट्ज़, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि लगभग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर और आप एक्यूरेट करना 3/4, मुझे 30/4 ले ले तो 10 की रेज़ पावर 14 हो जाएगा। 30/4 का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 8 के पास 10 की रेज़ पावर 14 हर्ट्ज़। तो वही देखा आपने जब मैंने बोला था कि विजिबल की इतनी वेवलेंथ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 10 की रेज़ पावर 17 -7 ये है तो इसमें 14 हो जाए, है ना। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है 10 की रेज़ पावर 22। अब भाई नोट्स पढ़ें, वहाँ पे कैसे ऐसे काम किया उसे एक कॉपी पे लिख लें और उसे दिमाग में रखें। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आप कर लें। थैंक यू वेरी मच।